हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। शकील बदायूनी। आज मैं इस शख्सियत के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। इनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया और इनका करियर का ख़त्म और इनका एक तरह से ज़िंदगी कहाँ पे ख़त्म हुई, ये सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा। कोशिश ही कर सकता हूँ, मैं तो काफ़ी मामूली इंसान हूँ इनके बारे में। इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसे-ऐसे गाने लिखे। जब मैंने इन पे रिसर्च करना शुरू किया, जब मुझे उनके लिए ये वीडियो बनाना था, तो मैं दंग रह गया। ऐसे-ऐसे गाने इन्होंने लिखे हुए हैं कि जो गाने मैं सुनता आ रहा हूँ और अक्सर सोचता था कि इस गाने को किसने लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊँ, प्यार किया तो डरना क्या, मुग़ल आज़म का। मैं काफ़ी सुनता हूँ इस गाने को और अक्सर सोचता था कि इस इतना खूबसूरती से इस गाने को किसने लिखा, कौन है वो शायर? और जब मैंने इनका नाम देखा तो मुझे तो लग गया। उसके बाद तो और भी इतने लिस्ट है, मैं आगे सारी बातें डिटेल में करूँगा इनके बारे में कि उस ज़माने में तो ये थे ही एकदम मशहूर, आज भी है, इन दिनों भी लोग सुन रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों होंगे लोग। आगे आने वाले वक़्त में भी मैं श्योर हूँ कि लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के गाने जो ये लिख के चले गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि लोग इनको भूलने वाले हैं कभी भी। मैं बातें करूँगा इनके बारे में, सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कोशिश पसंद आएगी। शकील बदायूनी साहब जो है वो पैदा हुए थे आपको 3 अगस्त 1916 में, और जगह की नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है बदायूं शहर यूपी में है। और इनकी मौत हुई आपको 20 अप्रैल 1970 में। तो ये बहुत ही कम साल समझिए ज़िंदगी का इन्होंने बिताया, 54 साल ही इनकी उम्र रही और इसी 54 साल में इन्होंने काफ़ी कामयाबी पा लिया। मोहम्मद रफ़ी साहब की ही तरह वो गाने में रहे, 1-2 साल का फ़र्क रहा इनका और ये लिखने में रहे। इन दोनों की जोड़ी ने ऐसे-ऐसे गाने दिए और नौशाद साहब म्यूज़िशियन, तीनों ने तो कमाल करके रखा हुआ था इतिहास में। कौन इन तीनों को कभी भुला पाएगा? तो इस तिगरी में ये शकील बदायूनी साहब शामिल थे। तो बचपन की बात करूँ तो बचपन में जो थे इनके वालिद साहब, फ़ादर मोहम्मद जमाल अहमद साहब जो हैं, उनको एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, यानी फ़िल्म इंडस्ट्री से हट के को ऑफ़िसर बनाना चाहते थे और काफ़ी रुतबे वाले इंसान थे। तो टीचर जो हैं बहुत सारे, उर्दू के, अरबी के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, सब के टीचर इनको घर पे ही मुहैया करवा दिया था। सबका इंतज़ाम इनको उन्होंने घर पे ही करवा दिया था, ट्यूशन ही पढ़ाते थे आके सब। स्कूल भी आया करते थे लेकिन इतनी फैसिलिटी इनको दिया गया था। लेकिन ये क्या थे ना कि बचपन में अंदर ही अंदर से इनका एक रिश्तेदार था, जाउल कादरी बदायूनी साहब, वो एक रिलीजियस धार्मिक शायर थे। तो उनसे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे, उनसे बहुत सीखते थे बचपन में ही। उनको सुनते रहते थे, उनसे सीखने की कोशिश में लगे रहते थे। इज़हार कभी नहीं किया, किसी को पता नहीं चला, इनके वालिद साहब को भी पता नहीं चला कि ये शायरी में इंटरेस्ट रखता है। पढ़ाई क किया इन्होंने, पढ़ते-पढ़ते ये अलीगढ़ पहुँचे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुँचे थे 1936 में, और जो वहाँ जब पहुँच गए तब इन्होंने समझिए एक तरह से इज़हार किया कि ये शायर हैं। वहाँ पे ये मुशायरा वगैरह में हिस्सा लेते थे और वहाँ के कॉम्पिटिशन को ही जीतना इन्होंने शुरू किया। तब लोगों को लग गया था कि ये शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं, ये शायर हैं। पढ़ाई भी लेकिन साथ कर रहे थे। वही पढ़ाई का ही नतीजा था कि ये सप्लाई इंस्पेक्टर बने बीए कंप्लीट करने के बाद, और वो दिल्ली में आ गए, ज्वाइनिंग किए। दिल्ली में एक पोस्ट पे ज्वाइनिंग लिए और यहाँ भी वो मुशायरा में हिस्सा लेते थे। उन्होंने छोड़ा नहीं इस काम को, नौकरी भी कर रहे थे, साथ में मुशायरा सब में हिस्सा ले रहे थे। इस तरह से उनको जो है वो पॉपुलैरिटी मिलने लगी, लोग बहुत पसंद करने लगे। इनफैक्ट वो फेमस हो गए थे। दिल्ली में जो कर किए थे, इससे बहुत उनको ये फ़ायदा ये हुआ कि लोग पहचानने लगे थे, पूरे इंडिया भर में उनकी पहचान हो गई थी उस ज़माने में। दिल्ली में करते-करते अब ये सोचने लगे कि अब मुंबई चला जाए। अब मुंबई में चल के फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को दिखाया जाए कि मुझ में दम है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने मुंबई शिफ्ट किया।
1944 में वो मुंबई आए और मुंबई आके उन्होंने नौशाद साहब से वक़्त माँगा। नौशाद साहब पहचान चुके थे, नाम सुना हुआ था नौशाद साहब ने इनका। उन्होंने वक़्त दिया इनको और कहा कि ठीक है, हम तुमको वक़्त देते हैं और तुम कुछ ऐसा लिख के मुझे दिखाओ कि मैं तुमको अपने फ़िल्म में मौका दूँ, अपने गाने में। तो उन्होंने लिखा एक लाइन, हम दर्द का अफ़साना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत का एक आग लगा देंगे। यही लाइन इतना ही लिखा कि नौशाद साहब समझ गए कि हुनरमंद है, इसे आती है शायरी और ये गाना लिख सकता है। नौशाद साहब ने इनको मौका दिया। ए आर करदार साहब थे, फ़िल्म प्रोडक्शन में थे, प्रोड्यूसर थे, वो फ़िल्म बनाते थे। उनकी फ़िल्म थी दर्द 1947 में। नौशाद साहब उसमें म्यूज़िक दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक गाना लिखो, तो इन्होंने एक गाना लिखा था उसमें, अफ़साना लिख रही हूँ, वो टुनटुन जी पे था। ये अफ़साना लिख रही हूँ इतना पॉपुलर हुआ, हिट हुआ था कि आज भी तो लोग सुनते हैं। आप भी देख लीजिए, आप जाके यूट्यूब चैनल पे लोग कितना देख रहे हैं, इस गाने को सुन रहे हैं, पॉपुलैरिटी इतनी मिली। तो पहले ही फ़िल्म से ये समझिए कि स्टार बन गए, पहले ही फ़िल्म से इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि ये काफ़ी दमदार हैं। उसके बाद तो नौशाद साहब और इनकी जोड़ी ने मिलके तो धूम मचा दिया था। दीदार के लिए इन्होंने लिखा गाना, बैजू बावड़ा के लिए लिखा, मदर इंडिया के लिए लिखा। आप फ़िल्मों का नाम देख लीजिए, फ़िल्म का नाम ही बता रहा है क्वालिटी, क्या क्वालिटी रही है शकील बदायूनी साहब की। मुग़ल-ए आज़म मेरा फ़ेवरेट, गंगा जमुना, मेरे महबूब, वो जो एक गाना है आपको, चौदहवीं का चाँद हो। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ और नौशाद के साथ इन्होंने कितना कौन-कौन सा दिया है, आपको मैं कितना बताऊँगा। मुझे छोटा वीडियो बनाना है, 4-5 घंटे का नहीं बनाना है, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही रखता हूँ। इतनी ही एग्ज़ाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी शख्सियत वो रहे हैं। यूँ तो इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िशियन के साथ काम किया, पर नौशाद साहब के साथ इनका अलग से बॉन्डिंग था। हेमंत कुमार के साथ भी करते थे ये, रवि थे एक, उनके साथ भी करते थे, एस.डी. बर्मन के भी साथ भी इन्होंने बहुत सारे हिट दिए हैं। नौशाद साहब के साथ इनका एक दोस्ती टाइप से भी हो गया था, पहला ब्रेक जो मिला था, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा इनका रहा है, क्लोज़ फ्रेंड रहा है और पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत अच्छी दोस्ती रही इनकी। एक बार जब वो ट्यूबरकुलोसिस हो गया था बीमारी, तो फिर उस ज़माने में उतने पैसे मिलते नहीं थे, तो नौशाद साहब ने इनको उस हालत में, एक गाने में पहले जितना दिया करते थे, वो बीमारी की हालत में एक गाने में उसका 10 गुना उन्होंने दिया। 3 फ़िल्मों के गाने लिखवाए और हर गाने के उन्होंने 10 गुना पेमेंट किया था। दोस्ती निभाई देखिए नौशाद साहब ने बीमारी की हालत में। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था उनको उस ज़माने में बीमारी में इलाज करवाने में, नौशाद साहब की इस कदम से, इस मदद से। तो ये रिश्ता भी रहा नौशाद साहब के साथ उनका। तो इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही थी, ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। कुछ-कुछ पॉइंट्स और भी है, बहुत कुछ है जो कि मैं धीरे-धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उनकी मौत के बारे में बात करूँ तो वही है, बदनसीबी यही रही कि उनको एक और बीमारी थी डायबिटीज़ की। वही लेवल एक बार डायबिटीज़ का लेवल हाई हो गया मुंबई में 20 अप्रैल 1970 को और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके 2 बेटे थे, 2 बेटियाँ थी। तो यही रहा है उनके ज़िंदगी में, काफ़ी कामयाब ज़िंदगी रही एक तरह से, कमर्शियल में काफ़ी कामयाबी हासिल किया उन्होंने। बहुत कुछ है और भी मैं शेयर करूँगा धीरे-धीरे आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।